नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं अर्जेंटीनियन लेखक फर्नांडो सेरेंटिनो की लिखी कहानी वापसी। अनुवाद विजय शर्मा। 1965 में मैं 23 साल का था और हाई स्कूल में भाषा तथा साहित्य का शिक्षक बनने के लिए पढ़ रहा था। सितंबर की हवा में वसंत की खुशबू आने लगी थी। एक भोर मैं अपने कमरे में पढ़ रहा था। उस ब्लॉक में केवल हमारा घर अपार्टमेंट बिल्डिंग था और हम 6ठी मंजिल पर रहते थे। मुझे बहुत आलस लग रहा था और जब तब मेरी निगाह खिड़की के बाहर जा रही थी। वहां से मैं सड़क देख सकता था। सड़क के पार कोने वाले घर का सजा संवरा बूढ़े डॉन सिसारियो का बगीचा भी। उसके घर का आकार करीब करीब पंचकोण था। डॉन सिसोरियो के बाद वाला भले लोगों का सुंदर घर बेर्नास्कोनी परिवार का था। उनकी 3 बेटियां थीं और सबसे बड़ी बेटी एड्रियाना के प्रेम में मैं था। अतः जब तब दिल के हाथों मजबूर किनारे रास्ते की ओर आंख डाल लेता। इसलिए नहीं कि इतनी सुबह उसकी झलक देख पाने की संभावना थी। नियमानुसार बूढ़ा डॉन सिसारियो अपने प्रिय बगीचे में पानी पटा रहा था। बागीचा सड़क की सतह से ऊपर था। पत्थर की 3 सीढ़ियां चढ़कर उसमें प्रवेश किया जा सकता था। बगीचा लोहे की नीची फेंस से घिरा हुआ था। सड़क वीरान थी, इसलिए जब अगले ब्लॉक पर एक आदमी नमूदार हुआ तो मेरा ध्यान उसकी ओर गया। वह डॉन के घर की ओर वाली सड़क से हमारी ओर आ रहा था। मेरा ध्यान उसकी ओर क्यों न जाता? वह भिखारी था, गहरे रंगों के इंद्रधनुषी चिथड़ों वाला, दाढ़ी दुबला पतला। उसका सिर पीले रंग के हैट से ढका हुआ था। गर्मी के बावजूद वह एक फटे पुराने भूरे ओवरकोट में लिपटा हुआ था। साथ वह एक बड़ा सा गंदा बोरा लटकाए हुए था। मेरे विचार से वह उसमें अपनी मांगी हुई भीख और बचा खुचा खाना रखता था। मैं देखता रहा। भिखारी डॉन के घर के सामने रुक गया और उसने लोहे की छड़ की बाड़ के पास से कुछ कहा। डॉन कंजूस और चिड़चिड़े स्वभाव का आदमी था। बिना कुछ जाने समझे उसने उसे चले जाने का इशारा किया, लेकिन भिखमंगा धीमी आवाज में जोर देता रहा और तब मैंने बूढ़े को जोर से चिल्लाते हुए साफ साफ सुना, चलो भागो भागो यहाँ से, तंग मत करो। भिखारी फिर भी जमा रहा और तो और अब वह पत्थर की 3 सीढ़ियां चढ़कर लोहे का गेट खोलने लगा। तब डॉन का रहा सहा धैर्य भी जाता रहा। उसने उसे धकेल दिया। भिखारी गीले पत्थर पर से फिसल पड़ा। उसने लोहे की छड़ पकड़ने की कोशिश की पर नाकामयाब रहा। वह जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। निमिष मात्र में मैंने देखा उसके पैर आकाश की ओर उठे और जब तक नीचे आए मैंने उसकी खोपड़ी फटने की तेज आवाज सुनी। डॉन नीचे सड़क की ओर दौड़ा। वह भिखारी पर झुका। उसने उसकी छाती का मुआयना किया। डरे हुए बूढ़े ने तत्काल उसे पैर से पकड़ा और घसीट कर मोड़ तक ले गया। इसके बाद वह अपने घर में गया और दरवाज़ा बंद कर लिया, इस विश्वास के साथ कि उसे किसी ने देखा नहीं है। उसके इस गैर इरादतन गुनाह का कोई गवाह नहीं है। मैं एकमात्र गवाह था। जल्द ही एक आदमी वहां से गुजरा। वह मरे भिखारी के पास रुका। फिर और लोग आए। पुलिस आई। उसे एम्बुलेंस में डालकर ले जाया गया। बस इतना ही हुआ और फिर उसकी कभी चर्चा नहीं हुई। अपनी ओर से अपना मुंह न खोलने के लिए मैं सावधान था। शायद मैंने बुरा किया, पर जिस बूढ़े ने मुझे कभी कोई हानि नहीं पहुंचाई उसे दोष देकर मुझे क्या मिलता? दूसरे, उसने भिखारी की हत्या जानबूझकर नहीं की थी। मुझे ये उचित नहीं लगा कि मैं उसके बुढ़ापे के अंतिम दिनों को कानूनी प्रक्रिया से बिगाड़ूं। मैंने सोचा कि सबसे अच्छा हो कि उसे उसके ज़मीर के साथ छोड़ दिया जाए। धीरे धीरे मैं सारी बात भूल गया, पर जब भी मैं बूढ़े डॉन सिसारियो को देखता एक अजीब सनसनी मुझ पर तारी हो जाती थी। उसे मालूम नहीं है कि पूरी दुनिया में केवल मैं उसके भयंकर रहस्य का एकमात्र जानकार हूँ। पता नहीं क्यों तब से मैं उससे कन्नी काटने लगा और मैंने उससे फिर कभी बात नहीं की।
1969 में मैं 26 साल का था और स्पेनिश भाषा तथा साहित्य शिक्षण की डिग्री ले चुका था। एड्रियाना ने मुझसे नहीं किसी और से शादी की थी और कौन जानता है कि वह उसे उतना ही प्यार करता था तथा उसके लिए उतना ही काबिल था जितना मैं। उस समय एड्रियाना अपने पूरे दिनों से थी और प्रसव कभी भी हो सकता था। वह अभी भी उसी खूबसूरत घर में रहती थी तथा दिन पर दिन और सुंदर होती जा रही थी। उस उमस भरी गर्मी की दिसंबर की भोर में परीक्षा की तैयारी कर रहे कुछ लड़कों को मैं ट्यूशन दे रहा था और सदा की आदत के अनुसार जब तब उदास नज़र सड़क के ऊपर डाल लेता। अचानक मेरे हृदय की धड़कन रुक गई। मुझे लगा कि मैं किसी विभ्रम यानी हेल्यूसिनेशन का शिकार हो गया हूँ। 4 साल पहले जिस रास्ते पर डॉन सिसेरियो ने भिखारी को मारा था, ठीक उसी रास्ते पर वह चला आ रहा था। वही चिथड़े कपड़े, भूरा ओवरकोट, बेढंगा स्ट्रॉ हैट और वही फटा पुराना बोरा। छात्रों को भूलकर मैं खिड़की की ओर दौड़ा। भिखारी धीमे कदमों से चला आ रहा था, मानो अपनी नियति के करीब आ रहा हो। वह जिंदा हो गया है, मैंने सोचा, और डॉन सिसेरियो से बदला लेने आया है। खैर, अब वह किनारे से होता हुआ लोहे की बाड़ से आगे बढ़ता रहा और तब वह एड्रियाना के घर के सामने रुका। उसने कुंडी सरकाई और घर के अंदर चला गया। मैं अभी आया, मैंने छात्रों से कहा और पागल की तरह लिफ्ट की ओर भागा। सड़क पर निकला और दौड़ते हुए एड्रियाना के घर में घुसा। उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी थी, मानो कहीं जाने वाली हो। उसने मुझसे कहा, वाह, अरे अजनबी तुम यहाँ, चमत्कार रुकेगा क्या? वह सदा से मुझे पसंद करती थी। उसने मुझे बाहों में भरा और चूमा, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तब मुझे पता चला कि एड्रियाना इसी पल माँ बनी है और वे लोग बहुत खुश और उत्तेजित थे। मैं अपने विजेता प्रतिद्वंदी से हाथ मिलाने के सिवा क्या कर सकता था? मुझे मालूम नहीं था कि कैसे पूछूं और मन में तर्क किया कि चुप रहना है या नहीं। और तब मैंने एक बीच का रास्ता निकाला। बेध्यानी से मैंने कहा, असल में मुझे लगा कि एक गंदे बड़े बोरे के साथ कोई भिखारी आपके घर में चुपचाप घुसा है, इसीलिए बिना घंटी बजाए मैं आ गया। मुझे लगा कि वह कुछ चुरा न ले जाए। वे लोग मुझे आश्चर्य से देखने लगे। भिखारी? बोरा? चोरी? वे सब लोग सारे समय सामने के कमरे में थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कह रहा था। तब मुझसे ज़रूर कोई भूल हुई है, मैंने कहा। तब वे लोग मुझे वहाँ ले गए जहाँ एड्रियाना और शिशु था। ऐसी स्थिति में क्या कहना चाहिए, मुझे कभी समझ में नहीं आता है। मैंने उसे बधाई दी, उसे चूमा, बच्चे को देखा और पूछा कि वे लोग बच्चे को क्या नाम देंगे। मुझे फर्नांडो नाम देना अच्छा लगता, पर मैंने कुछ नहीं कहा। घर लौटकर मैंने सोचा, वह भिखारी ही था जिसे डॉन सिसेरियो ने मारा था, ये पक्का है। वह बदला लेने वापस नहीं आया था, लेकिन एड्रियाना के बच्चे के रूप में पुनर्जन्म के लिए आया था। और 2-3 दिन के बाद मुझे अपना ये विचार बकवास लगा और धीरे धीरे मैं इसे भूल गया। इसे मैं सदा के लिए भूल गया होता अगर 1989 की एक घटना ने इसे मुझे फिर से याद न करा दिया होता। उम्र बढ़ रही थी और अब मैं खुद को पहले से कम योग्य सोचता था। खिड़की के बगल में बैठकर मैं एक किताब पढ़ने में ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था। मेरा ध्यान इधर उधर भटक रहा था। एड्रियाना का बेटा गुस्ताव अपने घर की समतल छत पर खेल रहा था। ये उसकी उम्र के बच्चे के लिए एक बचकाना खेल था। मैंने सोचा, बच्चे को अवश्य उसके पिता का भोंदू दिमाग मिला होगा। अगर मेरा बच्चा होता तो अवश्य ही मनोरंजन के लिए इतना बेकार खेल न चुनता। उसने छत को बांटने वाले हिस्से पर खाली डिब्बों की कतार रखी हुई थी और 3-4 फुट दूर खड़ा होकर पत्थर से उन्हें गिराने की कोशिश कर रहा था। स्वाभाविक था कि सारे पत्थर पड़ोसी डॉन सिसेरियो के बगीचे में गिर रहे थे। मुझे लगा कि बूढ़ा ये देखकर अवश्य पगला जाएगा कि उसके तमाम फूल नष्ट हो गए हैं।
ठीक उसी समय डॉन सिसेरियो घर से बाहर बगीचे में आया। वह सच में बूढ़ा हो चुका था। कठिनाई से डगमगाता हुआ, एक एक कदम रखकर चलता हुआ, धीरे धीरे वह बागीचे के गेट तक आया और नीचे जाने के लिए 3 सीढ़ियां उतरने की तैयारी करने लगा। ठीक उसी समय गुस्ताव ने, जिसने बूढ़े को नहीं देखा था, एक डिब्बे को मार गिराया। डिब्बा 2-3 गुलटियां खाकर तीर की तरह जोर से डॉन सिसेरियो के बागीचे में गिरा। सीढ़ियों की ओर जाता बूढ़ा आवाज सुनकर अचानक घूमा और संतुलन गंवा बैठा। पहली सीढ़ी पर उसकी खोपड़ी छितरा गई। मैंने ये सब देखा, लेकिन न तो बच्चे ने बूढ़े को देखा, न ही बूढ़े ने बच्चे को। किसी कारण से गुस्ताव छत से चला गया। कुछ क्षणों में डॉन सिसेरियो के शव के पास तमाम लोग जुट गए। जाहिर सी बात थी, दुर्घटना के कारण फिसलकर गिरना मौत का कारण था। अगले दिन मैं काफ़ी पहले जग गया और मैंने खुद को खिड़की के पास जमा लिया। मैंने देखा सड़क पर बहुत सारे लोग सिगरेट पी रहे थे और बातें कर रहे थे। वे लोग कुछ घृणा और बेचैनी से किनारे हट गए जब एड्रियाना के घर से एक भिखारी निकला। एक बार फिर अपने चिथड़ों, अपने ओवरकोट, अपने चटाई वाले हैट और अपने बोरे के साथ वह आदमी औरतों के बीच से होता हुआ धीरे धीरे दूर जाता हुआ अदृश्य हो गया, उसी दिशा में जिससे वह 2 बार आया था। दुख हुआ, मगर आश्चर्य नहीं जब दोपहर को मुझे पता चला कि गुस्ताव उस सुबह अपने बिस्तर पर नहीं था। बेर्नास्कनी परिवार ने बेतहाशा खोज की, बिना किसी नतीजे के। खोज आज भी जारी है। मेरी हिम्मत नहीं पड़ती है कि उन्हें तलाश बंद करने के लिए कहूँ। कोलंबिया देश के लेखक गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेस की लिखी कहानी गांव में कुछ बहुत बुरा होने वाला है। एक बहुत छोटे से गांव की सोचिए, जहां एक बूढ़ी औरत रहती है जिसके 2 बच्चे हैं। पहला 17 साल का और दूसरा 14 का। वह उन्हें नाश्ता परस रही है और उसके चेहरे पर किसी चिंता की लकीरें स्पष्ट हैं। बच्चे उससे पूछते हैं कि उसे क्या हुआ, तो वह बोलती है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस पूर्वाभास के साथ जागी रही हूँ कि इस गांव के साथ कुछ बुरा होने वाला है। दोनों अपनी माँ पर हंस देते हैं। कहावत है कि जो कुछ भी होता है, बुजुर्गों को उसका पूर्वाभास हो जाता है। लड़का पूल खेलने चला जाता है और अभी वह एक बेहद आसान गोले को जीतने ही वाला होता है कि दूसरा खिलाड़ी बोल पड़ता है, मैं 1 पेसो की शर्त लगाता हूँ कि तुम इसे नहीं जीत पाओगे। आसपास का हर कोई हंस देता है। लड़का भी हंसता है। वह गोला खेलता है और जीत नहीं पाता। शर्त का 1 पेसो चुकाता है और सब उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, कितना तो आसान था उसे जीतना। वह बोलता है, बेशक, पर मुझे एक बात की फिक्र थी जो आज सुबह मेरी माँ ने ये कहते हुए बताया कि इस गांव के साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। सब लोग उस पर हंस देते हैं और उसका पेसो जीतने वाला शख्स अपने घर लौट आता है, जहां वह अपनी माँ, पोती या फिर किसी रिश्तेदार के साथ होता है। अपने पेसो के साथ खुशी खुशी कहता है, मैंने यह पेसो दामासो से बेहद आसानी से जीत लिया क्योंकि वह मूर्ख है। और वह मूर्ख क्यों है? भाई, क्योंकि वह एक सबसे आसान सा गोला अपनी माँ के एक पूर्वाभास की फिक्र में नहीं जीत पाया, जिसके मुताबिक इस गांव के साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। आगे उसकी माँ बोलती है, तुम बुजुर्गों के पूर्वाभास की खिल्ली मत उड़ाओ, क्योंकि कभी कभार वे सच भी हो जाते हैं। रिश्तेदार इसे सुनती है और गोश्त खरीदने चली जाती है। वह कसाई से बोलती है, 1 पाउंड गोश्त दे दो, या ऐसा करो कि जब गोश्त काटा ही जा रहा है तब बेहतर है कि 2 पाउंड मुझे कुछ ज़्यादा दे दो, क्योंकि लोग यह कहते फिर रहे हैं कि गांव के साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। कसाई उसे गोश्त थमाता है और जब एक दूसरी महिला 1 पाउंड गोश्त खरीदने पहुंचती है तो उससे बोलता है, आप 2 ले जाइए, क्योंकि लोग यहाँ तक कहते फिर रहे हैं कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है और उसके लिए तैयार हो रहे हैं और सामान खरीद रहे हैं। वह बूढ़ी महिला जवाब देती है,
मेरे कई सारे बच्चे हैं। सुनो, बेहतर है कि तुम मुझे 4 पाउंड दे दो। वह 4 पाउंड गोश्त लेकर चली जाती है और कहानी को लंबा न खींचने के लिहाज से बता देना चाहूँगा कि कसाई का सारा गोश्त अगले आधे घंटे में खत्म हो जाता है। वह एक दूसरी गाय काटता है, उसे भी पूरा का पूरा बेच देता है और अफवाह फैलती चली जाती है। एक वक्त ऐसा जाता है जब उस गांव की समूची दुनिया कुछ होने का इंतज़ार करने लगती है। लोगों की हरकतों को जैसे लकवा मार गया होता है कि अकस्मात दोपहर बाद के 2 बजे हमेशा की ही तरह गर्मी शुरू हो जाती है। कोई बोलता है, किसी ने गौर किया कि कैसी गर्मी है आज? लेकिन इस गांव में तो हमेशा से गर्मी पड़ती रही है। इतनी गर्मी जिसमें गांव के ढोलकिये बाजों को तिरपाल से छिपाकर रखते थे और उन्हें छांव में बजाते थे, क्योंकि धूप में बजाने पर वे टपककर बर्बाद हो जाते। जो भी हो, कोई बोलता है, इस घड़ी इतनी गर्मी पहले कभी नहीं हुई थी। लेकिन दोपहर बाद के 2 बजे ऐसा ही वक्त है जब गर्मी सबसे अधिक हो। हाँ, लेकिन इतनी गर्मी भी नहीं जितनी कि अभी है। वीरान से गांव पर शांत खुले चौपाल में अचानक एक छोटी चिड़िया उतरती है और आवाज उठती है, चौपाल में एक चिड़िया है। और भय से कांपता समूचा गांव चिड़िया को देखने आ जाता है। लेकिन सज्जनों, चिड़ियों का उतरना तो हमेशा से ही होता रहा है। हाँ, लेकिन इस वक्त पर कभी नहीं। गांव वासियों के बीच एक ऐसे तनाव का क्षण आ जाता है कि हर कोई वहां से चले जाने को बेसब्र हो उठता है, लेकिन ऐसा करने का साहस नहीं जुटा पाता। मुझ में है इतनी हिम्मत, कोई चिल्लाता है। मैं तो निकलता हूँ। वह अपने असबाब, बच्चों और जानवरों को गाड़ी में समेटता है और उस गली के बीच से गुजरने लगता है जहाँ से लोग यह सब देख रहे होते हैं। इस बीच लोग कहने लगते हैं, अगर ये इतनी हिम्मत दिखा सकता है तो फिर हम लोग भी चल निकलते हैं। और लोग सच में धीरे धीरे गांव को खाली करने लगते हैं, अपने साथ सामान, जानवर सब कुछ ले जाते हुए। जा रहे आखिरी लोगों में से एक बोलता है, ऐसा न हो कि इस अभिशाप का असर हमारे घर में रही सही चीज़ों पर आ पड़े। और ऐसा कह के उनमें आग लगा देता है। फिर दूसरे भी अपने अपने घरों में आग लगा देते हैं। एक भयंकर अफरा तफरी के साथ लोग भागते हैं, जैसे कि किसी युद्ध के लिए प्रस्थान हो रहा हो। उन सबके बीच से हौले से पूर्वाभास कर लेने वाली वह महिला भी गुजरती है। मैंने बताया था ना कि कुछ बहुत बुरा होने जा रहा है, और लोगों ने कहा था कि मैं पागल हूँ। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे विदेशी लेखकों की कहानियों का हिंदी अनुवाद। उम्मीद है ये कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।